और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की एक बड़ी खबर के साथ। सावन चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है। इस बीच बहुत सी तस्वीरें आ रही हैं जिस पर सवाल उठ रहा है। कांवड़ में भिड़ंत और योगी का ऑर्डर। पहली तस्वीर देखिए मेरठ से आई है। मेरठ में देखिए कांवड़ियों पर आरोप है कि पुलिस की गाड़ी में जो बैठे थे उन्हें खींचकर उनके साथ मारपीट की है। इस तस्वीर में देखिए बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में यह मारपीट हो रही है। पुलिस की जीप है। पुलिस की जीप में जो लोग सवार थे, पुलिस की जीप के अंदर से उन्हें खींचा गया, उनके साथ मारपीट हो रही है। पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। कांवड़ियों ने उन्हें पकड़कर मारा है जो पुलिस की जीप के अंदर थे। योगी के सख्त ऑर्डर है, ऐसी चीजों पर सख्त एक्शन लिया जाए। एक तस्वीर आई देखिए डीजे की मुजफ्फरनगर में। काली नदी बॉर्डर पर ओवर हाइट डीजे की हाइट कम कराते हुए, और यही एक्शन हरिद्वार में भी हो रहा है। ये आप देख रहे हैं डीजे जो था उसकी हाइट ज्यादा थी, वापस लौटा दिया गया हरिद्वार प्रशासन की तरफ से। तो सरकार की तरफ से ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है कि त्योहार बेशक मनाया जाए लेकिन नियम कायदों के साथ। हरिद्वार से अलीगढ़ जा रही डाक कांवड़ को पुलिस ने रोका है। उस पर लगे डीजे को की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा थी और इस दौरान पुलिस कार्रवाई का कांवड़ियों ने विरोध भी किया लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देकर डीजे उतरवा दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक 12 फीट से अधिक ऊंचाई के डीजे पर रोक लगाई है। अधिक ऊंचाई होने पर बिजली की लाइनों की चपेट में आने की आशंका होती है, यानी नुकसान उससे कांवड़ियों का ही होगा। डीजे ऊंचा होगा तो बिजली के तार की चपेट में आने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट तय की गई। तेज आवाज वाले डीजे पर भी रोक लगाई गई है। इसको लेकर कांवड़ रूट भी तय किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दुकानों पर नेम प्लेट के नियम भी कड़े किए गए। यह तस्वीर आई मुजफ्फरनगर में। डीजे नियमों के उल्लंघन पर चालान कटा। पुलिस ने 50,000 रुपए का चालान काटा। डीजे की ऊंचाई, चौड़ाई और ध्वनि स्तर मानकों से ज्यादा था। दरअसल नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और हरिद्वार से आ रहे कांवड़ियों के जत्थे की भी चेकिंग हुई। इनमें डीजे के ऊपरी हिस्से पर कई लोग बैठे थे जिससे उनके हाई टेंशन तार की चपेट में आने की आशंका थी। डीजे की वजह से इस रूट पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इस वजह से योगी की पुलिस ने 50,000 रुपए का चालान काटा इनका। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध सब किए गए हैं। तकरीबन 76,85,000 कांवड़ यात्री जो हैं वो यहाँ पे हरिद्वार में आके जलों को उठा के यहाँ से अपने अपने गंतव्यों को गए हैं।
मेले के सफल संचालन हेतु व्यापक स्तर पर मीटिंग्स जो हैं वो की गई हैं। 10,000 के लगभग हमारा ये फोर्स जो है वो अभी तैयार है और हमने इसको डिप्लॉय किया है। तो एक्शन पुलिस अपने स्तर पर ले रही है, लेकिन एक तस्वीर जो शुरू में मैंने आपको दिखाई, मेरठ की तस्वीर, वो परेशान करने वाली है। पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं, जो मारपीट और हिंसा कर रहे हैं उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार जरा यह तस्वीर देखिए कि आखिर ये हुआ क्या। अब आइए आपको बताऊं कि कांवड़ यात्रा में भिड़ंत क्यों हुई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह उसी भिड़ंत की तस्वीर है। मेरठ में कांवड़ यात्रा में उस वक्त अफरा तफरी मची, बाइक से दरअसल टक्कर हो गई। टक्कर के बाद यह हंगामा शुरू हुआ। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए मेरठ पहुंचे थे। इसी दौरान दो बाइक सवार कांवड़ियों से इनका विवाद हो गया, यानी दो कांवड़िए ही आपस में भिड़ गए। पुलिस ने कांवड़ियों के बीच बचाव कराया जाकर। इसके बाद दो कांवड़ियों को पुलिस ने जीप में बिठा लिया, जिससे वहां मौजूद कांवड़िए और उग्र हो गए। दोनों कांवड़ियों को पुलिस जीप से उतारा गया और उसके बाद जमकर पिटाई की गई। दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि वायरल वीडियो पुलिस की पिटाई का बताया जा रहा था। कुछ लोग वायरल करके कह रहे थे देखो पुलिस पिट रही है, लेकिन मेरठ पुलिस ने मारपीट से इनकार किया है। मेरठ पुलिस का कहना है ये पुलिस वालों के साथ मारपीट नहीं हो रही। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पुलिस। बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो एसपी साहब खुद कह रहे हैं कि चोटें आई हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। कांवड़ यात्रा जरूर शुरू हो गई है, लेकिन कांवड़ यात्रा का ताल्लुक व्यापार से भी। 5,000 करोड़ का कारोबार जुड़ा है। तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा हो रही है। हरिद्वार की तस्वीर है कांवड़ियों पर। खुद हरिद्वार में देखिए सीएम धामी पांव धोए हैं उन्होंने, जो कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। बेशक कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन आपको बताऊं ये जो कांवड़ का कारोबार है, ये कांवड़ का कारोबार 5,000 करोड़ का है। सावन में कांवड़ यात्रा से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। केवल कांवड़ का कारोबार सोचिए 5,000 करोड़ के पार पहुंच सकता है। व्यापारिक संगठन कैट ने इसको लेकर अनुमान जताया है। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। वहीं झारखंड के देवघर में कांवड़ यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। यहां 300 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक के कांवड़ बिक रहे हैं। कांवड़ निर्माण मुख्य रूप से एक पारंपरिक कुटीर उद्योग है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में सालों से चल रहा। हजारों कारीगर परिवार की कई पीढ़ियों से इससे जुड़े हुए हैं। कांवड़ के साथ ही इससे लाखों लोगों का रोजगार मिलता है। इससे होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट का व्यापार भी बढ़ता है। साथ ही इस महीने में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसीलिए सीएम योगी रास्ते में उपद्रव करने वालों को सख्त हिदायत दे रहे हैं। सुनिए। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है,
पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। पर्व और त्योहारों की इस मर्यादा को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो आने वाले समय में ये परंपराएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगी। आइए कांवड़ के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है और दिल दहला देने वाली खबर है, हिला देगी आपको। एक तरफा प्यार 32 सेकंड में 34 वार। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये संध्या है। संध्या स्कूल में टीचर पढ़ाती थी। अब देखिए कैसे वो प्रेमी जो एक तरफा प्यार करता था स्कूल पहुंचा है और संध्या को क्लास से बाहर निकाला है। संध्या को क्लास से बाहर निकालने के बाद देखिए ये बाहर निकाला है, चाकुओं से गोद रहा है, एक के बाद एक चाकुओं से वार कर रहा है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। लगभग 32 सेकंड में 34 बार चाकू से हमला किया है। आप देख रहे हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। बेरहमी से मार रहा है, कितना बर्बर शख्स है। देखिए दूसरा शख्स आया बचाने के लिए, उस पर भी उसने हमला करने की कोशिश की। वो दूसरी तरफ बढ़ा कि कैसे बचाऊं मैं, लेकिन वो जानवरों की तरह, देखिए हैवानों की तरह संध्या पर वार करता जा रहा है। अब उस शख्स को देखिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वो शख्स है जिसने उस वक्त भी, आरोपी अमित को देख रहे हैं, उस वक्त भी चेहरा छिपा रखा था। पुलिस ने पकड़ा है, आरोपी अमित की गिरफ्तारी हुई। अब आइए आपको बताऊं दरअसल ये पूरा मामला क्या है, अमित ने संध्या की हत्या क्यों की। फरीदाबाद के स्कूल में एक महिला टीचर संध्या की हत्या कर दी गई। दावा यह है कि एक तरफा प्यार में शख्स ने लड़की को मार डाला है। आरोपी अमित पूरी प्लानिंग के साथ स्कूल में चाकू लेकर पहुंचा था, लेकिन जब वो पहुंचा उस वक्त संध्या क्लास में पढ़ा रही थी। ऐसे में आरोपी ने बात करने के बहाने संध्या को क्लास के बाहर बुलाया। संध्या बाहर निकली तो अमित ने उसकी चोटी पकड़ी और खींच लिया। इसके बाद आरोपी ने संध्या पर 32 सेकंड में 34 बार वार किए। उसने सबसे पहले चाकू से संध्या के पेट पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले के बाद जैसे ही वो गिरी, अमित ने गर्दन को चाकू से गोद डाला। कुछ लोग बीच बचाव के लिए आए तो उन पर भी हमला कर दिया। दरअसल संध्या पहले से शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे। 1 साल पहले आरोपी अमित से स्कूल में ही उसकी पहचान हुई थी। दोनों में बातचीत होती थी, लेकिन बाद में अमित उसे परेशान करने लगा। इस मामले में संध्या ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी अमित ने संध्या से माफी मांगी, उसके बाद मामला सुलझ गया। दावा है कि अमित से पीछा छुड़ाने के लिए संध्या ने स्कूल बदल दिया। आरोपी संध्या से बात करना चाह रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। आखिर में गुस्से में आकर अमित ने संध्या की हत्या कर दी और इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए स्कूल के डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज आई बाहर गेट की। तो मैं वहां भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करे जा रहा। मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूं, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था।
क्या कितने बंदे थे, लोग थे, किस एक ही था वो। जो आरोपी है अमित और जो डिसीज्ड है वो एक दूसरे को 2 साल से जानते थे, उनकी दोस्ती थी। बट जो डिसीज्ड है वो उससे थोड़ी दूरियां बनाना चाह रही थी, बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जो अमित था वो लगातार उसे पुश कर रहा था और कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश जो है वो कर रहा था। उसी चीज़ के कारण वो महिला जो था उससे उसकी जो खफा था और उस चीज़ के कारण ही उसने उसके ऊपर जो है ये जो हमला किया, जिसमें उस महिला की जो है मृत्यु हुई। अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कोटगांव का रहने वाला है, 21 साल का है, दूध बेचने का काम करता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में नतीजे आने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है कि आखिर क्या हो गया। मध्य प्रदेश के नतीजे आने के बाद उपचुनाव के और जोर आजमाइश हो रही है। बांकीपुर दतिया, क्या ये खतरे की घंटी है? विरोधी ये बात कह रहे हैं। तस्वीर में आपको बताऊं, प्रशांत किशोर की जीत के बाद विपक्ष बेशक यहां कोई बड़ी जीत ना हासिल कर पाया हो, लेकिन विपक्ष का बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर की जीत में ही अपनी जीत तलाश रहा। अब देखिए, इस तस्वीर के सामने आने के बाद आज दिल्ली में जो तस्वीर सामने आई वो अजब थी। नीतीश कुमार आज संसद पहुंचे। पीएम से मुलाकात। सर कुछ बोलेंगे? बांकीपुर रिजल्ट। पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। सर कुछ बोलेंगे? बांकीपुर रिजल्ट। पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। आप सुन रहे हैं, नीतीश कुमार वहां पहुंचे। एनडीटीवी रिपोर्टर जैनेंद्र ने उनसे सवाल पूछा है कि बांकीपुर के नतीजे के बाद पहुंचे हैं आप, पीएम मोदी से मुलाकात हुई। पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। सर कुछ बोलेंगे? बांकीपुर रिजल्ट। पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिलने गए? इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। संजय झा भी मौजूद हैं, ललन सिंह भी मौजूद हैं। इधर बांकीपुर का नतीजा कल ही आया है। लोगों ने दोनों को जोड़कर देखना शुरू कर दिया। क्या इन दोनों बातों में कोई एक्शन होने जा रहा है या महज इत्तेफाक है? तो आपको बताऊं, सवाल उठने लगे इन मुलाकातों की वजह क्या है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई और इस बैठक में संजय झा और ललन सिंह मौजूद रहे। दोनों नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। बैठक में राज्य के विकास सहित कई मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक बांकीपुर में हार पर भी समीक्षा हुई। किस वजह से मजबूत सीट पर पार्टी हार गई? सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। एक और मुलाकात हुई आज ही। कुछ देर बाद पीएम मोदी शिवराज सिंह चौहान से मिले। पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज ने संसद भवन में दोनों नेताओं की बातचीत हुई। दतिया सीट पर हार के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में दतिया में हार को लेकर चर्चा हुई। दरअसल नरोत्तम मिश्रा को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे और इस वजह से इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सुनिए मुलाकातों के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार। देखिए, मुलाकात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी क्या मुद्दे लेके गए थे, क्या वो बिहार के मुद्दा पे उनसे मुलाकात हुई है या इस जो चुनाव अभी आया बांकीपुर का उसके रिजल्ट पे चर्चा हुई है, ये दो लोग ही बता पाएंगे आपको। हम तो उसमें क्या कहें। थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में इसका क्या आगे देखेंगे क्या होगा। तो बिहार में जो बीजेपी की हार हुई, जेडीयू खेमे से ही आवाज आने लगी कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है। क्या हार इस वजह से हुई है? ये आवाज किसने बुलंद की है? बाहुबली अनंत सिंह कह रहे हैं नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहे, इस वजह से हार हुई है।
अब देखिए बांकीपुर हार में जेडीयू आखिर क्या नाराज है। अनंत सिंह कह रहे हैं बांकीपुर सीट पर हार से एनडीए में बयानबाजी और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू इस हार पर नाराज है। बांकीपुर उपचुनाव नीतीश के चेहरे के बगैर लड़ा गया, अनंत सिंह कह रहे हैं। बिना नीतीश के चेहरे की वजह से यह नतीजा आया है। अनंत सिंह ने कहा नीतीश को हटाने की वजह से हार हुई है। अनंत सिंह ने कहा नीतीश के चेहरे पर गठबंधन की जीत हुई थी। जनता में मैसेज गया है कि नीतीश को सीएम पद से हटाया गया। बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया। बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब यह नहीं है कि वो कमजोर हो गई है। बीजेपी का अपना प्रयास जारी रहेगा, वो प्रयास करती रहेगी। अगर मैंने 3 साल तक कोशिश नहीं की होती तो बांकीपुर की जनता मुझे नहीं जिताती। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि हार की समीक्षा होगी, चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से पार्टी मंथन करेगी। आत्मंथन। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन 5 बार जीते हैं चुनाव। उनके राज्यसभा जाने के बाद ही यह सीट खाली हुई थी जिस पर चुनाव हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा इससे किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी उपचुनाव सीटें हारी है पहले भी, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकारें आई हैं। सुनिए सियासतदानों। 422 बूथ में 2/3 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, जनसुराज आगे। तो ये दिखाता है कि हर बूथ पर, हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों ने वोट दिया है। जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर वोट दिया है। और 3 साल से जनसुराज यही प्रयास कर रहा है, यही बात लोगों को सिखा रहा है कि एक बार आप जाति, धर्म, दल और नेता के से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर आदमी को वोट दीजिए। बांकीपुर की जनता ने उस बात को सुना है, समझा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए जो एक काम उन्होंने किया। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ही होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। हाँ, पब्लिक नाराज है कि हम लोग वोट केकर नाम पर देते हैं और बीच में ऊपर अपना बदला बदली करता है। इसमें नेता कोई नहीं जीतता, हारता है। जनता जिसको जितवाता हो जीतता है। नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे उठे हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश ना हो। तो बीजेपी अपने बचाव में कह रही कि हमने बहुत से उपचुनाव हारे हैं। यूपी के उपचुनाव कैराना भी हार गए थे, उस वक्त पे फूलपुर भी हार गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीत गए थे। वो तर्क दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या सिर्फ बीजेपी के लिए झटका है या फिर विरोधियों के लिए भी झटका है प्रशांत किशोर का उदय? सवाल ये है। अब देखिए आपको बताऊं कि आखिर किसके लिए खतरे की घंटी है ये। बांकीपुर से चुनाव जीते प्रशांत किशोर। तीनों सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद गुणा भाग शुरू हो गया। चुनावी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के लिए खतरे की घंटी एक्सपर्ट मान रहे हैं। क्यों? बांकीपुर सीट पर बीजेपी का मुकाबला महागठबंधन से होता था। अब तक आरजेडी या कांग्रेस इस सीट पर दूसरे नंबर पर होती थी, लेकिन इस बार आरजेडी उम्मीदवार को यहां सोचिए सिर्फ 11% वोट मिले, 11% वोट, जबकि अभी कुछ महीने पहले के चुनाव में आरजेडी का वोट था 30%, तो 30% से सीधे 11% पर आ गए। तो 25 में नितिन नवीन के सामने 30% वोट मिला था। मतलब वोटरों ने मुख्य विपक्षी पार्टी को पसंद नहीं किया, इसके बजाय वोटरों ने नए विकल्प पर भरोसा जताया है। होना तो यह चाहिए था कि आरजेडी का कैंडिडेट जिसे 30% वोट मिला था उसकी जीत होती, लेकिन जीत उनकी ना होकर प्रशांत किशोर की हुई। 2025 चुनाव में प्रशांत किशोर 0 रहे, बीजेपी के गढ़ में जीत गए। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कांग्रेस आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है कि प्रशांत किशोर बड़े हो रहे हैं। दतिया सीट देखिए। दतिया सीट पर 2023 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तब कांग्रेस उम्मीदवार ने
मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन इस बार यहां 22,000 से ज्यादा वोट तीसरे उम्मीदवार को मिल गए। सोचिए, पिछली बार 7,000 से कांग्रेस जीती थी, इस बार 6,000 से जीती है। 22,000 वोट रावण ले गए। विपक्षी वोटों में बंटवारा हुआ, कांग्रेस उम्मीदवार 6,000 वोटों से जीते। यह तब हुआ जब नरोत्तम मिश्रा को लेकर अंदरूनी खींचतान थी। मतलब यहां भी वोटरों ने नए विकल्प को जमकर वोट किया। इस वजह से विपक्ष के लिए यह नतीजे खतरे की घंटी भी हैं कि लोग उन्हें न चुन के तीसरा विकल्प खोज रहे हैं। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। परेशानी का सबब क्या है कि तीसरे नंबर की पार्टी यहां पर प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार यहां पर बांकीपुर में भाजपा का किला को ढा दिया। आप देखिए दतिया में भी सेम वही कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो जेन-जी का जो मामला है, वह युवाओं का वोट बड़ी संख्या में वो 12,000 14,000 के आसपास काट लिया। तो ये निश्चित रूप से ये परेशानी विपक्ष के लिए भी है और रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल के लिए भी यह चिंता का विषय है कि किस तरीके से बांकीपुर का किला ढहा और जो परंपरागत सीट रही दतिया का मध्य प्रदेश वाली, वह सीट भी उपचुनाव में वह हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ी। तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, बिहार में देख लीजिए या मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यह चिंता का विषय है। अब सोचिए, बात दतिया की हो रही है, दतिया भी हारी बीजेपी, लेकिन अब सवाल ये दतिया पर मंथन हो रहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री की सीट फिर कैसे हार गए, किसने गड़बड़ किया है। तो अब सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई भीतरघात था, क्या अंदरूनी लड़ाई थी जिसकी वजह से बीजेपी ये सीट हार गई। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तुझको दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो दतिया में बीजेपी की हार के बाद भीतरघात की अटकलें पहले भी थी और इन अटकलों के बीच खुद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने इस पर मोहर लगा दी है। समीक्षा बैठक में आशुतोष सबूत लेकर पहुंच गए। दतिया में हार पर सीएम हाउस में हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। इसमें भीतरघात, पार्षदों की भूमिकाओं को लेकर चर्चा हुई। आशुतोष तिवारी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत कई सबूत पेश किए। मुख्यमंत्री निवास पर इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद थे। हार की वजहों को जानने के लिए हर पहलू की समीक्षा हो रही। कुछ पार्षदों के पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा, कुछ जनप्रतिनिधियों के हराने में भूमिका निभाने का दावा किया गया। बैठक के बाद हार को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। सुनिए सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं इस हार पर। राजनीति का क्षेत्र है, राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो आप भी जानते हैं, पर उन सवालों का भी जवाब आएगा, आप निश्चिंत रहिए। नरोत्तम मिश्रा ने भीतरघात किया आपके साथ, किसी भी आप उनका पोलिंग बूथ वो हारे, मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एक लीडर का बयान तो आया है, नेतृत्व संज्ञान में लेगा, इस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया देनी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी है, सब माला लेके आ रहे हैं स्वागत करने और जीत की खुशी है और जिम्मेदारियों का एहसास है, उसकी चिंता भी है। शासन पे मैं दबाव बनाऊंगा, हमारे युवकों का भविष्य खराब हो रहा है, तो सबसे पहले वो है, उसके बाद आपसी सद्भाव स्थापित करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, तो जो मदद और सहयोग कर सकते थे हम लोगों ने। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करें। ये जो मैंडेट है वो बीजेपी के खिलाफ। मोदी जी की लोकप्रियता ध्वस्त हो गई, लोग अब मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी की बात, बीजेपी की बात, उनके मन की बात, सब झूठे वादे हैं। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ वादों की पार्टी है, जुमलेबाजों की बात करती। ये 5 साल के अंदर एक बार लाभ पहुंचाने की बात करते, लाडली भेजना, लेकिन 5 साल आप भूल जाते हो और कहीं ना कहीं इनसे जनता दूर होती जा रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, यूपी विधानसभा से संसद तक चढ़ावे की चोरी, सदन में जंग भारी। आपको सबसे पहले लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे हो, तस्वीर है।
सीएम योगी विधानसभा पहुंचे। दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी विधानसभा में बैठक कर रही थी कि कैसे सरकार का घेराव करना है। और इन बैठकों के बीच बरसात का मौसम चल रहा है। दोनों डिप्टी सीएम की अलग तस्वीर सामने आई। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य एक ही छाते में। तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जब दोनों डिप्टी सीएम एक छाता लेकर विधानसभा पहुंचे। और दूसरी तरफ विपक्ष ने तैयारी की थी प्रदर्शन की। समाजवादी पार्टी तख्ती लेकर पहुंची थी। बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर। अब देखिए, ये तो विधानसभा के बाहर की तस्वीर थी। विधानसभा के अंदर आपको लिए चलता हूं। विधानसभा के अंदर सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे थे। फिर सीएम योगी ने एक एक को जवाब दिया। इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये चढ़ावा चोरी पर बवाल हो रहा था तो स्पीकर ने समाजवादी पार्टी के विधायकों पर हमला करना शुरू किया और पूछना शुरू किया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। राम मंदिर कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर बवाल हो रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली में देश की संसद में भी बवाल हो रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू आमने सामने थे। तो ये सदन में हो रहा था, संसद में। लेकिन चढ़ावा चोरी पर यूपी विधानसभा में अलग संग्राम चल रहा था। यूपी विधानसभा की सुबह जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, सपा विधायकों ने चढ़ावा चोरी पर नारेबाजी शुरू कर दी। सपा के हंगामे के बीच सीएम योगी सदन में बोल रहे थे। तभी सपा विधायक सचिन यादव, जो अखिलेश के पीछे आप देख रहे हैं, सचिन यादव पोस्टर लेकर पहुंच गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष भड़के और कुर्सी से खड़े हो गए। कहा, आप मुख्यमंत्री की फोटो के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर निकाला जा रहा है। फिर मार्शल बुलवाए गए और सचिन यादव को बाहर कर दिया गया। महाना ने कहा, बाहर जाओ नहीं तो बर्खास्त करवा दूंगा। सचिन यादव को निलंबित किया तो वो जाकर बाहर धरने पर बैठ गए। सपा के विधायक सदन में चढ़ावा चोर के नारे लगाते रहे। हंगामे में सपा के कुछ मुस्लिम विधायक भी शामिल थे। तो स्पीकर बोले, मुस्लिमों को भी मंदिर की चिंता है, अच्छा लगा। उधर बीजेपी विधायक भी सपा के खिलाफ नारे लगाने लगे। सपा बीजेपी की महिला विधायक आमने सामने भी आ गई। योगी ने कहा, ये लोग लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन ये नियम नहीं मानते हैं।
एसआईटी जांच में किसी साधु संत की संलिप्तता सामने नहीं आई है। एसआईटी जांच में कोई भी साधु संत शामिल नहीं, पहली बार योगी ने बात कही। उधर विधायक राजा भैया बोले इन्होंने चवन्नी का चंदा भी नहीं दिया, लेकिन चढ़ावा चोरी पर सबसे ज्यादा घड़ियाली आंसू यही बहा रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर हंगामे के बीच ही सरकार ने अनुपूरक बजट भी पेश किया। 59,000 करोड़ से ज्यादा के बजट को वित्त मंत्री ने पेश किया। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी और क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम लोगों ने दान पात्र देखा तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है, लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। हम लोगों ने दान पात्र देखा तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है, लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। आज जो सपा ने किया बहुत ही दुखद है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। इन्हें प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी और स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पद जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी भी अवमानना इन्होंने किया। जवाब नहीं दे रहे थे, वो चाहते नहीं कि इस पे यहाँ चर्चा हो। सर आखिर क्यों क्या वजह है जो बात करने? अब ये उसका वजह उन्हीं लोगों से पूछो क्या है। ये तो राम के साथ ही ये भी है, उसमें राम आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो राम को लाके राजगद्दी ले लिए, अब राम को धोखा दे रहे हैं। सब तो महाराज जी बोल ही दिए हैं। क्या कहेंगे? जांच की प्रतीक्षा करें। भारत में कोई तालिबानी शासन तो है नहीं कि तुरंत फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। जी और चढ़ावा चोरी में कोई भगवा वस्त्रधारी कोई साधु संत सन्यासी था क्या? नहीं था। ये तो भगवा का अपमान किया गया, साधु संतों का। सचिन यादव उसको माना नहीं, जब नहीं माना तो उसको हटाने की मार्शल को आदेश दिए, मगर उन्होंने कहा नहीं, आप 2 आदेश हम संविधान की नहीं भी करते, हम गुंडा राज चाहते, तो उन्होंने मार्शल्स को धक्का दिया। ये आज परिचय है। अब देखिए जरा, एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के जिस विधायक को बाहर निकाला था वो बाहर तो आ गए, लेकिन बाहर आकर छाता लेकर धरने पर बैठ गए और पीछे देखिए भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगा ली। अब देखिए इन्हें बाहर क्यों भगाया था। सदन में कुछ यूं हुआ कि वो हाथ में तख्ती लिए हुए थे, योगी की तस्वीर सुनिए। प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट अलाउ। मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। रखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका है? आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, अब चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लगे। तो स्पीकर ने, महाना ने पूरे सत्र के लिए सचिन यादव को बाहर निकाल दिया। यूपी में एक और बड़ा फैसला लिया गया, मदरसों को लेकर उस पर महाभारत हो गई। यूपी में मदरसों पर महाभारत हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने छेड़ी। उन्होंने कहा मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री बता दिया। कहा मदरसा चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत का हो, वह घोषित तौर पर आतंकी पैदा करने वाली फैक्ट्री है। योगी के मंत्री राजभर ने इस बयान का समर्थन कर दिया। इस बीच योगी कैबिनेट ने मदरसों पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसके मुताबिक मदरसों में कामिल फाजिल डिग्री पर रोक लगेगी, यानी एक तरह से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वहां से नहीं मिलेगी। कामिल को मदरसा बोर्ड ने बीए के बराबर मान्यता दे रखी थी। इसमें अरबी, फारसी और इस्लामिक स्टडीज में 3 साल का कोर्स है। कामिल के कोर्स के बाद 2 साल का एडवांस कोर्स कराते हैं जिसे फाजिल कहते हैं। इसे मास्टर डिग्री यानी एमए के बराबर माना जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने कहा गलत तरीके से डिग्री बांटी जा रही थी, इसलिए बंद कर रहे हैं। मदरसों से मिली पुरानी डिग्रियों को भी रद्द किया जा सकता है, यानी यूपी के मदरसों में अब सिर्फ 12वीं तक की ही पढ़ाई होगी। फैसले का असर यूपी के 13,329 से ज्यादा मदरसों पर होगा।
जिसमें 12,35,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं। इसके बाद देखिए, शिवपाल यादव ने कहा मदरसों को आतंक की फैक्ट्री कहने पर शिवपाल भड़के। उन्होंने कहा बीजेपी ही आतंकवादियों को पालती और पोसती है। शिवपाल ने कहा आतंकी बीजेपी के दफ्तरों में पाए जाते हैं, बीजेपी इन्हें ट्रेनिंग देती है और वो इनके दफ्तरों घरों में। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को इतिहास नहीं पता है। आजादी के आंदोलन में मदरसों से जुड़े छात्र और उलेमा शामिल थे। अंग्रेजों के खिलाफ जंग में 55,000 उलेमाओं ने शहादत दी थी। वतन परस्त मदरसों को आतंक का अड्डा कहना शर्मनाक है। मौलाना इमाम मकबूल ने कहा मदरसों में कुरान की तालीम देते हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और गणित जैसे आधुनिक विषय पढ़ाते हैं। हमारे मदरसों से निकले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, कोशिश है आईएएस, पीसीएस भी बने, इसलिए आतंक से जोड़ना गलत है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव। अपने बयान पे स्टैंड लेते हैं, जो बयान आपने दिया मदरसे में आतंकी तैयार होते हैं, वो विषय पर बहुत सी बातें। कौन सी नई बात है? मतलब जितने भी आतंकवादी दुनिया भर में हुए हैं उनकी शिक्षा ही मदरसे से हुई है, और मदरसी शिक्षा नहीं होती तो वो आतंकवादी नहीं बनती। ये तो हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते। समाजवादी पार्टी के चरित्र में और भाजपा के चरित्र में जमीन और आसमान का फर्क है। श्री अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लिए जालीदार टोपी पहन सकते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कभी नहीं पहन सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादियों को अपने घरों में, अपने कार्यालय में ट्रेनिंग देते हैं और वो ये आतंक फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झूठ बोलती है। देखिए, वो जो कह रहे हैं उनके सामने प्रयागराज में मदरसे में नोट छापी जा रही थी, कुशीनगर में नोट छापी जा रही थी, बहराइच में मदरसे में होटल बना करके विदेशी बाहरी लोगों को शरण दी जा रही थी। तो ये क्या लक्षण है? ये इतना शर्मनाक और बेहुदा बयान है। इन्होंने देश की एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। देश की जो एजेंसी, जिनको पता है कि कब कहाँ क्या होना है, क्या उनको इतना पता नहीं कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है और वो मदरसों से आतंकवादियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं? मैं मानता हूँ कि बच्चों को अप्रूव्ड जो बोर्ड अप्रूव्ड है उसमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए सभी बच्चों को, और जहाँ पे किसी भी बोर्ड से ना मान्यता है, ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको मान्यता देता है, ऐसे जगह, ऐसी इंस्टीट्यूशंस अगर बच्चों को शिक्षा दे रही हैं बिना मान्यता प्राप्त, तो वो खुद गलत कर रही हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और आसमान की ऊंचाई में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। एयर इंडिया की जानलेवा उड़ान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले एआई वीडियो के जरिए आपको बताऊं हुआ क्या आसमान में। ये देख रहे हैं, एयर इंडिया का विमान आसमान में था और कई 100 फीट अचानक नीचे आ गया। और जब विमान कोई कई 100 फीट अचानक नीचे आता है तो लोगों के सर छतों से लड़ जाते हैं, उनको चोटें आती हैं, और यही हुआ। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, यह विमान के अंदर की तस्वीर है। किसी का फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में चोट है, किसी के सिर में चोट आ गई। और उसके बाद एयरपोर्ट से जब निकले मुसाफिर पैसेंजर, तो देखिए कोई व्हीलचेयर पर था, महिला को भी देख रहे हैं, वो भी व्हीलचेयर पर निकली है, कोई स्ट्रेचर पर बाहर आया है। अब आइए आपको बताऊं ये बड़ा हादसा होते होते बचा। क्या हुआ आसमान में? एयर इंडिया के विमान ने दरअसल थाईलैंड के फुकेट से उड़ान भरी, जिसे 134 यात्री और 8 क्रू को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट आना था। लेकिन जब विमान हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर था, प्लेन में सवार ज्यादातर यात्री नींद में सो रहे थे। तभी उड़ता हुआ विमान अचानक टर्बुलेंस में फंस गया, यानी हवा में यात्रियों से भरा विमान झटके खाने लगा और दावे के मुताबिक करीब 300 फीट नीचे आ गया। विमान में मौजूद एक यात्री ने भयावह आपबीती बताई। कहा उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे बाद तेज झटके लगने लगे।
विमान जोर से हिलने लगा और 2-3 मिनट तक पलटी खाता रहा। इससे प्लेन में मौजूद यात्री डर गए और लगा क्रैश हो सकता है। हालांकि पायलट ने हालात संभालते और दिल्ली में सेफ लैंडिंग की, लेकिन हादसे में डीजीसीए के मुताबिक 15 लोग घायल हुए हैं। कुछ घायलों का एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर में इलाज किया गया, जबकि 7 घायलों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्री के मुताबिक 70 से 80% लोगों को मामूली चोटें लगी हैं। एयर इंडिया ने पहले बताया था कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित है, किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं। दरअसल टर्बुलेंस यानी हवा का बहाव अचानक बदल जाना, जिससे हवा में उड़ते विमान को झटके लगने लगते हैं, इसे टर्बुलेंस कहते हैं। इस दौरान विमान ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलने लगता है, कुछ फीट नीचे आ जाता है, जिससे लगता है कि विमान गिर रहा है। यह खराब मौसम बारिश या पहाड़ के ऊपर से गुजरने पर होता है। हालांकि कुर्सियां इसे झेल सकती हैं, लेकिन बेल्ट लगी होना जरूरी है उस वक्त। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जो पैसेंजर उतरे हैं, उन्हें सुनिए। चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। 3 पेशेंट आए जो पैसेंजर्स थे, सब कॉन्शियस थे, ओरिएंटेड थे, वाइटली सब स्टेबल थे। एक्सरेज करवाए, एक्सरेज में भी मेजर जो पैसेंजर्स हैं किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं है और उनको हमने डिस्चार्ज किया है विद एडवाइस ऑन सम ओरल मेडिकेशंस। और जो क्रू मेंबर्स हैं हमारे 4 क्रू मेंबर्स, उसमें चारों फीमेल्स हैं। एक क्रू मेंबर का इंजरी स्पाइन। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि कैसे सीएम की महिला दोस्त पर टिप्पणी पूर्व डिप्टी सीएम को भारी पड़ गई। त्रिशा पर मर्यादा पानी पानी हो गई। आपको बताऊं कि स्टालिन पूर्व सीएम के बेटे उदयनिधि ने सीएम विजय की महिला मित्र त्रिशा पर विवादित टिप्पणी की। और स्टालिन के बेटे की टिप्पणी के बाद देखिए प्रदर्शन शुरू हुए। ये टिप्पणी सीएम विजय की महिला मित्र त्रिशा के खिलाफ थी। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद देखिए उदयनिधि का पुतला जलाया जाने लगा, सड़कों पर उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। जब चारों तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस ने एक्शन लिया। पूर्व सीएम के बेटे डिप्टी सीएम रहे उदयनिधि स्टालिन को देखिए पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उदयनिधि डीएमके से आते हैं तो डीएमके ने उसके बाद प्रदर्शन करना शुरू किया। डीएमके सड़कों पर आ गई कि सीएम की महिला मित्र के लिए हमारे नेता को कैसे उठा लिया। अब आपको बताऊं उसके बाद प्रदर्शन बढ़ने लगा। डीएमके के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। पुलिस और डीएमके के कार्यकर्ता आमने सामने थे। पुलिस पर चप्पल से हमले शुरू हो गए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का पुतला जलाने लगे डीएमके के कार्यकर्ता। अब देखिए जरा ये पूरा बवाल हुआ क्यों, क्या वजह थी आखिर। ये आप देख रहे हैं सीएम विजय तमिलनाडु के, उनकी महिला दोस्त त्रिशा, और इधर उदयनिधि स्टालिन। विजय की पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष पूर्व डिप्टी सीएम रहे उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया।
क्योंकि उन्होंने सीएम की महिला मित्र पर विवादित बयान दिया था। दरअसल डीएमके अध्यक्ष स्टालिन के बेटे उदयनिधि एक कार्यक्रम में थे। तंजावुर में जब कावेरी नदी के जल विवाद पर रैली हो रही थी, तब उदयनिधि के सामने भीड़ त्रिशा त्रिशा चिल्ला रही थी, त्रिशा त्रिशा के नारे लगा रही थी। इसी दौरान आरोपों के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने पानी के नाम पर त्रिशा कृष्णन पर विवादित टिप्पणी कर दी। बाद में सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था, लेकिन शिकायत हुई तो पुलिस ने 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि कोर्ट पहुंच गए। मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन उस पर सुनवाई से पहले पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद तमिलनाडु की सियासत में हंगामा मच गया। पुलिस कार्रवाई रोकने डीएमके कार्यकर्ता उदयनिधि के घर पहुंच गए, नारेबाजी और विरोध किया, लेकिन पुलिस उन्हें उठा ले गई थी। तो चेन्नई में थाने में समेत कई जगह डीएमके ने प्रदर्शन किया, जबकि उदयनिधि ने गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताया। स्टालिन ने कहा विजय सिर्फ रील्स तक सीमित न रहे, गिरफ्तारी इसलिए हुई ताकि सरकार की विफलता बाहर ना आए। बीजेपी और टीवीके ने उदयनिधि के बयान को शर्मनाक बताया, जबकि डीएमके ने सफाई दी कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था अपने बयान में। तमाम कानूनी और सियासी हंगामे के बीच हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उदयनिधि को पूछताछ के बाद आज ही रिहा करने को कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे इस कार्रवाई पर सियासतदान। बहुत ही आपत्तिजनक है किसी के घर की महिलाओं को खींच लेना जो राजनीति से भी जुड़ी हुई नहीं है, जस्ट बिकॉज वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ उनका रिलेशनशिप है। आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। माफी मांगनी चाहिए सिर्फ त्रिशा से ही नहीं, तमिलनाडु की हर महिला। आप कोई उपद्रव मचा रहे हो, आपके कारण हिंसा भड़क रही हो तो अलग बात। तंज में कहना, मजाक में कहना, कटाक्ष में कहना, किसी को हर्ट करने के लिए कहना, ये लेजिटिमेट चीजें होती हैं जो पक्ष विपक्ष दोनों इस्तेमाल करता है। अगर आपको यूं नहीं लगता है कि किसी आदमी के किसी वक्तव्य से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा हो, किसी भी पार्टी किसी भी पक्ष का भाई, अब आपको बताऊं, उदयनिधि को पुलिस ने उठाया सुबह, शाम होते होते कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा रिहा करो। तो उदयनिधि स्टालिन हुए, उसके बाद समर्थकों के बीच थे, बड़ा हुजूम समर्थकों का उनका स्वागत के लिए खड़ा था। अब देखिए उदयनिधि क्यों उठाए गए थे, ये आप देख रहे हैं विजय और त्रिशा को। विजय सीएम बने और त्रिशा उनकी महिला मित्र है। त्रिशा पर टिप्पणी की थी उदयनिधि स्टालिन ने, जिसके बाद एक्शन हुआ। अब त्रिशा और विजय में क्या कनेक्शन है मैं आपको बताऊं। विजय जोसेफ तमिलनाडु के सीएम और सुपरस्टार हैं, वहीं त्रिशा को क्वीन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। त्रिशा कृष्णन ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। विजय त्रिशा की जोड़ी ने 2004 से 2023 तक बहुत सी फिल्में की। यह जोड़ी तमिल सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। फिल्मों के अलावा भी त्रिशा विजय का नाम साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इस वक्त विजय अपनी पत्नी संगीता से अलग हो चुके हैं। फैमिली कोर्ट में एक्टर विजय की तलाक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक्ट्रेस त्रिशा इस दौरान कई मौकों पर विजय के साथ दिखी हैं। विजय को जन्मदिन की बधाई देने त्रिशा उनके घर पहुंची थी। दोनों के साथ दिखने पर सोशल मीडिया पर कई दावे किए गए। फैंस ने मान लिया कि दोनों ने अपने रिश्ते को औपचारिक कर दिया। विधानसभा नतीजों की घोषणा के बाद लेडी लक की चर्चा भी तेज हुई, क्योंकि विजय के शपथ ग्रहण में त्रिशा भी खास मेहमान बनकर पहुंची। हाल ही में त्रिशा विजय की फिल्म जन नायकन भी देखने पहुंची थी। तो अब उदयनिधि बेशक कोर्ट से बाहर आ गए हैं, लेकिन विजय ने भी एक मैसेज दिया है कि वो निजी हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, अब अगर बीमा नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि फिर तेल नहीं मिलेगा। क्योंकि देश में करोड़ों गाड़ियां चल रही हैं और करोड़ों गाड़ियों में बहुत सी वो गाड़ियां हैं जिनका इंश्योरेंस ही नहीं है। तो आइए आपको बताऊं कि कोर्ट ने क्या कहा है। आपको इंश्योरेंस कराना होगा तभी तेल मिलेगा। अगर आप भी अपनी गाड़ी का बीमा नहीं करवाते हैं तो हो सकता है पेट्रोल डीजल मिलने पर रोक लग जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए, जिसके मुताबिक अब वाहनों का बीमा कराना जरूरी है। कोर्ट ने संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, भारत में 56% वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं। करीब 30 करोड़ 48 लाख वाहनों में से आधे के पास बीमा ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ 54 लाख वाहनों के पास बीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी वाहन बीमा की अवधि बढ़ाने को कहा है। नई कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब 4 साल के लिए होगा। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दोपहिया वाहनों का 6 साल का होगा। अभी तक नई कारों के लिए यह 3 साल, टू व्हीलर के लिए 5 साल।
यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मसीह की बेंच ने किया है। कहा सड़कों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों को बीमा डेटाबेस और वाहन पोर्टल से जोड़ने की व्यवस्था है। पेट्रोल पंपों पर भी वाहन बीमा जांच की व्यवस्था की जाए। पुलिस कर्मियों को ऐसे उपकरण या मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जाएं जिनसे वो मौके पर ही बीमा चेक करके चालान जारी कर सकें। तो ये अगर आपके पास गाड़ी है तो पहली फुर्सत में बीमा करवा लीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे बाढ़ बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं बांदीपुरा की। बादल फटने के बाद बांदीपुरा की तस्वीर आप देख रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, राजौरी की तस्वीर है। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। अब देखिए पुंछ लिए चलता हूं आपको। बादल फटा है, ट्रैक्टर देखिए बीच पानी के बहाव में फंस गया है। ये कुपवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी के भी 50 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल आने वाले वक्त में कुछ और शहरों में बारिश की संभावना है। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।